हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई मानने में एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है, लोगों को सामाजिक जीवन पर औद्योगिक समाज का क्या प्रभाव पड़ा और औद्योगिकरण के बाद समाज में कौन से सामाजिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, कहते हैं कोई भी इसमें अंतर नहीं है, लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन ही बनाता है। इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन जो है उठाए हैं कि आंसर सब इनका एक ही है, लेकिन क्वेश्चन आपको लगता है कि डिफरेंट है। डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझने की यहाँ पर आवश्यकता है कि लोगों के सामाजिक जीवन पर औद्योगिक समाज का क्या प्रभाव पड़ा। जब औद्योगिक आया तो कहते हैं सामाजिक जीवन में जो है क्या प्रभाव पड़ा। अगर यही बात दूसरे क्वेश्चन में हम देखें कि औद्योगिकरण के बाद समाज में कौन से सामाजिक परिवर्तन देखे जा सकते थे, देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी इसका सेम होगा। अब सोच रहे होगे कि मैं क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि आपको आंसर याद हो जाएगा। आप रटो चाहे याद करो, जैसे मर्जी करो, क्वेश्चन तो आपको ये आंसर तो याद हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन ही याद नहीं रहेगा कि क्वेश्चन में था क्या और किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो यहाँ पर साफ शब्दों में बता दूं मैं कि लोगों को सामाजिक जीवन पर औद्योगिक समाज का क्या प्रभाव पड़ा, या औद्योगिकरण के बाद जो है वहाँ पर रेवोल्यूशन के जो हुआ और औद्योगिकरण हुआ तो वहाँ पर जो है सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो ये दोनों क्वेश्चन कई मानने में अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। कहते हैं दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आंसर तो इसका एक ही है। तो आंसर के रूप में आप ये लिख सकते हो कि औद्योगिकरण ने पुरुषों और महिलाओं और बच्चों को जो है कारखानों में लाया। यानी देखा जाए तो औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, पुरुषों महिलाओं और बच्चों को जो है कारखानों में ला के रख दिया। आखिर ये बच्चों, देखिए इस समय ये स्थिति पैदा थी कि लोग न चाह के भी जो है वो कारखानों में काम करने के लिए विवश थे। कारण क्या था? इसका कारण था तीसरा पॉइंट कि बेरोजगारी उस समय आम थी, खासकर औद्योगिक वस्तुओं की जो है कम मांगों के समय। देखिए कहते हैं वहाँ पर बेरोजगारी आम थी, यानी हर एक दूसरा व्यक्ति जो था बेरोजगार था। कारण क्या था? फैक्ट्री में सामान तो बन रही थी बट इसको जो है बाहर देश में सप्लाई नहीं हो रहा था, बिक नहीं रहा था, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती ही चली जा रही थी। अगर हम दूसरे पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें तो ये बात साफ हो जाता है कि काम के घंटे अक्सर लंबे होते थे और मजदूरी कम दी जाती थी। अब देखिए इसका कारण क्या बनता है कि अगर बेरोजगारी आम रही होगी तो लोग अगर काम करना भी चाहते थे तो एक जगह पर जो है अगर एक काम है तो कई व्यक्ति उस काम में लगे रहते थे। उस काम पाने के लिए कई व्यक्ति जो है होड़ में लगे रहते थे। तो मान लीजिए कोई जो होगा, बड़े साहूकार जो होगा, वो किसको काम देगा? जो कम पैसे लेता हो उसी को देगा ना। इसी कारण से जो था वहाँ पर जो है मजबूरन कई घंटे तक लोग काम करते रहते थे, लेकिन पैसा जो होता था बहुत ही कम मिलता था। कारण क्या था? कारण ये था कि फैक्ट्री में सामान तो बन रही थी लेकिन इसका जो है विदेशों में सप्लाई होना बंद हो गया था। और क्यों हुआ? क्योंकि इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी। अगर आपको पता होगा तो ये प्रथम विश्व युद्ध के इफेक्ट जो था इनके उद्योग पे भी पड़ा। तो आप समझ गए, तीनों पॉइंट को अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, पुरुषों महिलाओं और बच्चों को कारखानों में लाके पटक दिया। ठीक है, उसके लिए कारण क्या हुआ, उनको कामों के घंटों में बहुत ही बदलाव किया गया, अधिक अधिक घंटे काम करवाए जाते थे, लेकिन जो है वेज यानी पैसे तनख्वाह बहुत ही कम दिया करते थे। और इसके कारण क्या था कि उस क्षेत्र में उस जगह पे ठीक है रशिया में जो है बेरोजगारी आम थी। ठीक है, हर एक दूसरा व्यक्ति जो था बेरोजगार था, खासकर औद्योगिक वस्तुओं की मांग कम के समय। और इसके कारण क्या हुआ,
औद्योगिकरण, देखिए कहीं भी औद्योगिकरण होता है तो शहरीकरण होना तो स्वाभाविक बात हो जाती है। अगर उद्योग स्थापित होती है तो लोगों के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर मकान बना दी जाती है, ठीक है, उनका रहन सहन की व्यवस्था की जाती है। तो इससे क्या हुआ, आवास और स्वच्छता समस्या आम बन गई वहाँ पर, क्योंकि नगर तेज़ी से विकसित हो रहे थे। नगर का विकास होने के कारण क्या हुआ कि वहाँ पर आवास की प्रॉब्लम और स्वच्छता की प्रॉब्लम बढ़ती ही चली गई। आपने देखा भी होगा, कोई एरिया साफ़ सुथरा रहता है अगर वहाँ पर कम आबादी हो, अगर वही आबादी बढ़ जाती है तो कहते हैं पोल्यूशन, गंदगी भी काफ़ी बढ़ जाती है। आगे पॉइंट है, लेकिन देखा जाए तो ये सारे कंडीशन को जो है समाधान करने के लिए उदारवादी और कट्टरपंथियों ने बेशकली बहुत ही प्रयत्न किया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो लिबरल पार्टी के जो व्यक्ति थे और कट्टरपंथी के लोग थे, उन्होंने इस मुद्दे के समाधान के लिए हर संभव कोशिश किया, बट ये समाधान नहीं हो सका। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत की संपत्ति थे, क्योंकि सारे के सारे उद्योग जो थे एक व्यक्तिगत हो गया था। सारे के सारे उद्योग जो दोस्तों थे व्यक्तिगत हो गए। आप सोच रहे हो कि व्यक्तिगत का अर्थ क्या होता है। व्यक्तिगत का अर्थ होता है यहाँ सरकार का कोई यहाँ पर रोल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो है स्वयं ही फैक्ट्री लगाया है, उसे हम इंडिविजुअल कहते हैं। यानी देखा जाए तो सबके सब जो थे उद्योग जो थे व्यक्तिगत बना दिया गया था। कई उदारवादी और कट्टरपंथी स्वयं अक्सर संपत्ति के मालिक और नियोक्ता होते थे। यानी कट्टरपंथी और उदारवादी के हाथों में सारे संपत्ति और स्वयं ही मालिक हुआ करते थे। बेशक इन्होंने, उदारवादी और कट्टरपंथियों ने इनकी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया, लेकिन ये सुलझा नहीं सके। बात अगर हम आखिरी पॉइंट करें तो यह वह समय था जब नए शहर सामने आए और नए उद्योग क्षेत्र जो थे विकसित हुए और रेल का विस्तार हुआ और औद्योगिक क्रांति हुई। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए महत्वपूर्ण बात आई है कि यहाँ पर देखिए औद्योगिक क्रांति तो हुई, लेकिन कहते हैं औद्योगिक क्रांति आप करके क्या कर लोगे जब इस सामान को खरीदने वाला कोई देश ही नहीं रहेगा। कहते हैं वही बात हो गई ना कि कोई सामान को उत्पादन कर रहे हो तो क्या आप अपने यूज़ के लिए उत्पादन करोगे, नहीं ना। इसको अगर जब तक वो दूसरे देशों में नहीं बिकेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं खरीदेगा तो आपको आमदनी नहीं हो पाएगी। तो यही बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट थे कि यहाँ पर जो है ये समस्या बढ़ती यहाँ पर चली गई, जिसकी वजह से लोगों की जो है दैनिक जीवन और समाज का जो है स्थिति बिगड़ गई। तो यही बात यहाँ दर्शाता है कि यह वह समय था जब नए शहर सामने आए, यानी नए नए जो है यहाँ पर शहरीकरण किया गया, जिसके वजह से जो है नए नए शहर का जो है विकास हुआ और नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए और यहाँ पर रेलों का भी विकास काफ़ी हुआ। ठीक है, रेलों का भी काफ़ी इन्होंने विकास किया और इस कारण जो है औद्योगिक क्रांति यहाँ पर हुई। तो ये सारी के सारे कंडीशन जो थे समाज में प्रभाव डाले, किसके कारण, औद्योगिकरण के कारण। औद्योगिकरण के कारण क्या समाज पर प्रभाव पड़ा, इस क्वेश्चन पे जो है हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर ने इसके 8 पॉइंट बनाए हैं। आपको जो भी पॉइंट अच्छे लगते हैं कम से कम 5-6 पॉइंट तो आप अच्छे से याद कर लो, जो एग्ज़ाम के लिए आप जो है अच्छे से इसमें अंक ले सको। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है क्वेश्चन, खूनी रविवार क्या था। देखिए खूनी रविवार से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कुछ घटना घटी जिसमें कई लोगों को जान गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। अगर ये चैप्टर करते हो तो खूनी रविवार जो है महत्वपूर्णता को अलग ही दर्शाता है, क्योंकि हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसी के अंतर्गत ये भी था। देखिए जब मजदूरों का काम नहीं मिलेगा, जब लोगों को कम वेज मिलेगा, जब लोग भूखे मरने लगेंगे तो लोग क्या करेंगे। जनरल सी बात है कि लोग जो है कोई जो है आंदोलन करेंगे, कोई जो है रेवोल्यूशन करेंगे ही ना। जब रेवोल्यूशन करेंगे तो सरकार क्या कदम उठाएगी, सरकार, जनरल सी बात है, सरकार जो है इस रेवोल्यूशन को जो है इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी और दबाने की कोशिश में क्या करेगी, वो या तो वो गोलियां बरसाएगी, डंडे चलाएगी, कुछ ना कुछ करेगी ना। तो ये सारी बातें वहीं से शुरू हुई। कहते हैं हर एक क्वेश्चन जो होता है एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्णता रखता है कि रविवार जो है 22 जनवरी 1905 को जो है फादर गोपोन के नेतृत्व में रूस के मजदूर जार के जो है शीतकालीन महल में याचिका पेश करने पहुंची। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गई ना कि जो मजदूर थे उनको कम वेज मिल रहे थे, उनको भर पेट रोटी नहीं मिल रही थी, शोषण हो रहा था।
तो फादर गोपेन के नेतृत्व में, फादर जो थे, ठीक है, गोपेन थे, जिसके नेतृत्व में यानी उनके अगुवाई में जो है मजदूर लोग सब जो है कहाँ पहुँच गए, शीतकालीन महल में पहुँच गए अपनी याचिका पेश करने के लिए, यानी अपनी दलील देने के लिए कि हम लोगों की क्या हालत है अभी। लेकिन उन पर पुलिस द्वारा धनाधूर जो है गोलीबारी की गई। यानी देखा जाए तो महल के जो है बचाव के लिए वहाँ के सरकार ने क्या किया, वहाँ पर धनाधूर गोलियों की बरसात कर दी। और कहते हैं कामकाजों में से जो है 100 से अधिक श्रमिकों की मृत्यु के साथ साथ 300 श्रमिकों जो थे घायल कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि इतने लोगों की मृत्यु एक साथ कोई आम नहीं थी। यानी यहाँ पर यह बात साफ हो गया कि फादर गोपनीय ने जो है 1905 में 22 जनवरी को जो है मजदूरों को जो है यूनियन बना के शीतकालीन महल में जो है याचिका पेश करने के लिए पहुँचे थे। यानी ये शांतिपूर्ण जो है अपना कार्य करवाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो राजा था उसको ये बात समझ नहीं आई। उसने जो है पुलिस को बुला के धनाधूर जो है गोलियों की बरसात कर दी, जिसके वजह से खंजावों ने 100 से अधिक श्रमिक की मृत्यु हो गई। यानी 100 से अधिक श्रमिकों की मृत्यु हो गई और साथ साथ जो है 300 श्रमिकों को घायल कर दिया। तो समझ सकते हो कि ब्लडी संडे क्यों कहा जाता है कि 100 से अधिक जो है श्रमिकों की मृत्यु हुई और 300 श्रमिकों को घायल कर दिया। इस घटना को एक श्रृंखला शुरू की जिसे 1905 में क्रांति के रूप में जाना जाता है। यानी इसे 1905 के क्रांति के रूप में जाना लग गया और इस घटना को रूसी इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी वो दिन थी रविवार, इसीलिए इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर कितनी बात सरल थी कि जो है फादर गोपनीय के नेतृत्व में लोग सब जो थे याचिका करने के लिए पहुँचे थे। लेकिन सरकार को ये बात सोचना चाहिए, राजाओं को सोचना चाहिए था कि इनके मकसद क्या है, लेकिन उन्होंने मकसद न जान के जो है धनाधूर गोलियों की बरसात कर दी। और 100 से अधिक श्रमिकों की मृत्यु आम बात नहीं थी और 300 से अधिक घायल हो जाना स्वाभाविक बात भी नहीं थी। और इस घटना को जो थी रविवार के दिन घटी थी, इसलिए इसको जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका खूनी रविवार जो ये घटना घटी उसका जो है प्रभाव हमें हर एक क्षेत्र में देखने को मिला। यानी क्वेश्चन अगर आपको खूनी रविवार के क्या प्रभाव पड़ा तो ये भी आप इसके अंतर्गत आंसर कर सकते हो। तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्णता यहाँ क्वेश्चन रखता है। कहते हैं खूनी जो रविवार हुई घटना उसका बहुत ही प्रभाव देखने को मिला। इस खबर ने पूरे रूस में अभूतपूर्व जो है गड़बड़ी पैदा कर दी। यानी सभी लोगों जो थे काफ़ी गुस्से में आ गए, क्योंकि ये जो था एक बहुत ही गलत नीतियों के अंतर्गत लिया गया फैसला था, क्योंकि ये याचिका पेश करने आए थे, ना कि कोई क्रांति करने आए थे। कहते पूरे देश में हड़ताल हो गई। इसका ये प्रभाव पड़ा कि पूरे देश में जो है हड़ताल हो गई, यानी मजदूरों के जो ये मृत्यु हुई इसकी वजह से सभी देश में जो है हड़ताल कर दिया पूरे देश में। और ये खबर जो है पूरे रूस में फैल गई और हर जगह जो है गड़बड़ी पैदा कर दी। रूस के विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। यानी रूस के जो विश्वविद्यालय थे उसको भी बंद कर दिया गया, जब छात्र निकाय ने नागरिक स्वतंत्रता की कमी के बारे में याचिका करते हुए जो बहिर्गमन भी किया। यानी यहाँ पर जो है छात्रों ने एक याचिका भी दिया कि ये गलत थी, सरकार से प्रश्न पूछने लग गए। यहाँ तक कि डॉक्टरों जो थे, वकील थे, इंजीनियर थे, मध्य वर्ग के श्रमिक ने यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना की और एक संविधान सभा की मांग की कि ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए। कहते हैं ऐसी घटना तो होना भी नहीं चाहिए। जब तक सरकार को जो है लोगों के मकसद का पता न चले उस पर आंख बंद करके गोली चलाना स्वाभाविक बात नहीं था। इस वजह से पूरे देश में जो है रूस में देखा जाए तो इसका प्रभाव जो है देखने को मिलता है। और कहते हैं ये जो है क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देता है, क्योंकि खूनी रविवार के बाद जो है क्रांति ने अपना एक नया रूप, नया जो है रंग पकड़ लिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा कि ये घटना जो है 22 जनवरी 1905 की है, जहां फादर गोपनीय के नेतृत्व में मजदूर सब जो थे शीतकालीन महल में याचिका करने के लिए पहुंचे। लेकिन वहां पर जो है धनाधूर गोलियों की बरसात ने जो है 100 से अधिक मजदूरों को जो है हत्या हो गई
और 300 से अधिक मजदूर जो थे घायल हो गए। और इस घटना जो थी रविवार के दिन घटी थी, इसलिए इस घटना का जो नाम पड़ा खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और इस घटना की वजह से पूरे देश में जो है गड़बड़ी पैदा हो गई, पूरे देश में हड़ताल हो गया, सभी जो है रूस के सभी विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया और छात्रों ने जो है याचिका करने लग गए। यहाँ तक कि वकील, इंजीनियर और मध्य वर्ग के लोग ने भी इसका बहुत ही निंदा किया, जो है काफ़ी निंदा किया और कहा कि यहाँ पर एक संविधान होनी चाहिए जहाँ पर ऐसी कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आता है कि डूमा क्या था और कहाँ तक ये सफल हुआ, कहाँ तक इसने अपना कार्य करने में सक्सेस हुआ। देखा जाए, अगर हम बात करें, रूस के जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद के निर्माण की अनुमति दी। आप सोच रहे होंगे कि रूस के जार जो लोग थे उन्होंने एक निर्वाचित मतलब होता है जिसको सिलेक्टेड किया जाता है, परामर्शदाता यानी जिसको सलाह देने वाला। परामर्शदाता का मतलब होता है सलाह को देने वाला, यानी कोई भी अपनी ओपिनियन देने वाला। संसद के निर्माण की अनुमति तो उन्होंने दे दी, जिसे डूमा के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि डूमा क्या था। डूमा जो था रूस के जार के एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद के निर्माण की अनुमति दी, जिसे डूमा के नाम से जाना जाता है। यानी परामर्श देने के लिए एक संसद का निर्माण करवाने की बात कही गई, उसी को डूमा कहते हैं। डूमा में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधित्व थे। डूमा जो हुआ करते थे वो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधित्व होते थे। जार ने 75 दिनों के भीतर पहली डूमा को बर्खास्त कर दिया गया। जो पहली डूमा बनाई गई यानी जो निर्वाचित हुई, उनको जो है 75 दिन के अंतराल में जो है इसको निर्वाचित कर दी गई, उसको हटा दिया गया, बर्खास्त कर। और कहते हैं 3 महीने के भीतर दूसरा डूमा को फिर से चुना गया। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो डूमा का अर्थ जो होता है एक जो है संसद के जो है परामर्शदाता जिसको निर्वाचित किया गया था उनको कहा गया। और पहली बार में उनको जो है 75 दिन के अंदर अंदर जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया, यानी उनको जो है अपने कार्य से निकाल दिया गया। और फिर 3 महीने के दूसरा डूमा को फिर से चुना गया, यानी 3 महीने के बाद फिर से जो है इलेक्शन हुआ और फिर जो है दूसरा डूमा को चुना गया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी सत्ता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगे, यानी नहीं चाहते थे कि उनकी सत्ता पर जो वो कर रहे थे राजनीतिक, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने मतदान कानून को बदल दिया और तीसरे डूमा के रूढ़िवादी राजनेताओं में भर दिया। यानी देखा जाए जो उन्होंने मतदान कानून को बदला और तीसरे डूमा के रूढ़िवादी राजनेताओं ने भर दिया। और कहते हैं देखा जाए तो रूस में लाल का अर्थ होता है बेलवेस्पिक, लाल का अर्थ होता है बेलविस्पिक, हरे का अर्थ होता है समाजवादी क्रांतिकारी, ठीक है, और गोरे का अर्थ होता है जार समर्थक। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर जो है हर एक कलर का अपना एक विशेष महत्व है। यानी रूस में देखा जाए तो लाल का अर्थ होता था वैश्विक और हरे का अर्थ होता था समाजवाद क्रांति और गोरे का अर्थ होता था जार समर्थक। लेनिन के नेतृत्व में वैश्विक श्रमिकों का बहुसंख्यक समूह था। लेनिन जो था नेता था, ठीक है, लेनिन जो था एक नेता था जिसको हम अंतिम क्वेश्चन के रूप में करेंगे, लेनिन के विषय में जानेंगे लेनिन कौन था। ठीक है, तो लेनिन एक जो है वैश्विक श्रमिक का एक नेता था जो बहुसंख्यक समूहों का प्रतिनिधित्व करता था। और कहते हैं 1918 और जो 1999 के दौरान हरे समाजवादी क्रांतिकारी और गोरे समर्थक जस्टिस ने अधिक रूसी साम्राज्य को जो है नियंत्रण किया और वो फ्रांसीसी, अमेरिका और ब्रिटिश और जापानी सैनिक द्वारा जो समर्थन थे जो रूस में समाजवाद के विकास के विरोध में थे। यानी देखा जाए तो लेनिन जो थे बहुत इम्पोर्टेंट जो थे रूस की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और उनका विचारधारा ये था कि समाजवादी क्रांति और गोरे समर्थक और जस्टिस के अधिकांश रूसी साम्राज्य को जो है नियंत्रण किया। यानी लेनिन जो था अधिकांश रूसी साम्राज्य को अपने नियंत्रण में बेशकली किया। और कहते हैं वो फ्रांसीसी, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानी सैनिक द्वारा समर्थित थे। यानी देखा जाए तो इनको हर एक देश का जो है सैनिक का समर्थन प्राप्त था, चाहे वो फ्रांसीस हो, अमेरिका हो, ब्रिटिश हो और जापानी हो। ठीक है, जो रूस में समाजवाद के विकास के विरोधी में थे कि रूस में जो समाजवाद का विकास हो रहा था, लेनिन जो था इसका जो है इसका विरोध कर रहे थे। तो आप समझ गए होंगे कि डूमा क्या था
और ये कहाँ तक फैल गया था। तो ये जो है लेनिन के नेतृत्व तक फैल गया था। कहते हैं फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश, जापान, हर जगह जो था ये फैलता चला गया। और यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि रूस में हर एक कलर का अपना एक विशेष महत्व रखता है, हर चीज़ जो है इम्पोर्टेंट रखता है। बात यहाँ था डूम का, तो डूम का मतलब आप समझ गए होंगे कि रूस के जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद के निर्माण की अनुमति दी, जिसे डूमा के नाम से जाना जाता है। यानी रूस के सरकार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता जो है संसद के निर्माण की अनुमति दी, उसी को ही डूम कहते हैं। यानी देखा जाए कि मान लीजिए मैंने किसी को कहा कि भाई एक व्यक्ति को तुम चुन लो, ठीक है, और उसके सलाह मशवरा पे आगे चलो, तो वही व्यक्ति जो चुना गया उसी को ही हम डूम के नाम दे सकते हैं। ये मैंने साधारण शब्दों में बताने की कोशिश की आपको। तो वहाँ पर जो रूस के जार ने एक व्यक्ति को चुनने के लिए कहा, ठीक है, और उसकी अनुमति से जो है संसद चलाने के लिए कहा गया, जो कि परामर्श दे के यानी सलाह मशवरा दे के कार्य को आगे बढ़ाएगा, उसी को ही डूम कहते हैं, ठीक है। लेकिन पहला डूम जो नियुक्त किया गया ज़्यादा दिन नहीं चला, कहते 75 दिन के भीतर ही उसको बर्खास्त करके हटा दिया गया। फिर दूसरा जो है 3 महीने के बाद चुना गया, ठीक है। दूसरा जो था 3 महीने के बाद चुना गया, और वो नहीं चाहते थे कि उस सत्ता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए, इसलिए जो है दोबारा से जो है तीसरे डूम की जो है नियुक्ति हुई, ठीक है। और तीसरे जो है डूमा के जो रूढ़िवादी नेताओं को उसने भर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है लेनिन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है समाजवाद के विरोध किया, और जो है वहाँ पर जो है समाजवादी क्रांतिकारी विचारधारा का जो है समर्थन किया। किसने किया? लेनिन ने। लेनिन कौन था? एक जो राजनीतिक नेता था जिसका प्रभाव कई क्षेत्र में फैला हुआ था। श्रमिकों का, वो बहुसंख्यकों का नियंत्रण करता था। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का विस्तार पूर्वक। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1917 के रूस क्रांति के आरंभ में कार्ल मार्क्स का क्या योगदान था। आप सोच रहे होंगे कि कार्ल मार्क्स कौन था। सबसे पहले तो ये आपको जान लेना चाहिए कि कार्ल मार्क्स जो है एक थिंकनर है, ठीक है, जिन्होंने बहुत सी किताब लिखी है, ठीक है। ये सोशोलॉजी में भी नज़र आते हैं, हिस्ट्री में भी नज़र आते हैं। तो ये सोशोलॉजी के काफ़ी अच्छे जो है ज्ञाता थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। जब मैं बीए वाले बच्चों को करा रहा था तो उनके रिगार्डिंग जो है कार्ल मार्क्स की पूरी ज़िंदगी पे मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिन्होंने बहुत काफ़ी कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया था सोशोलॉजी के जो है विकास में। तो कहते हैं कार्ल मार्क्स भी उसी समय के अंतर्गत जो थे, वहाँ पर जब यहाँ पर रूस की क्रांति हुई थी तो वो भी जो थे उस समय उनका समय अवधि था और जीवन यापन कर रहे थे। तो इन्होंने जो है 1917 में देखा जाए रूस की क्रांति के आरंभ में कार्ल मार्क्स ने अपने महत्वपूर्ण विचारधारा दिए कि जो है किस प्रकार जो है गंभीर प्रभाव पड़ सकता है विश्व युद्ध के, और क्या इनका जो है कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम जान गए होंगे कि एक सोशोलॉजी के जो है अच्छे ज्ञाता थे, और जिस समय जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी और रूस की क्रांति हुई थी, उस समय जो वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो कार्ल मार्क्स ने भी अपना जो है पुस्तकों में जो है ये रूस की क्रांति के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की और अपने विचारधारा को रखा। इसलिए जो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आया है कि 1917 की रूस क्रांति के आरंभ में कार्ल मार्क्स का क्या योगदान था, यानी कार्ल मार्क्स ने अपने कौन से विचारधारा जो दिए थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो देखा जाए यहाँ पर तो प्रथम विश्व युद्ध का रूस उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ा। कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में ये बात कही कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस उद्योग पर काफ़ी गंभीर प्रभाव पड़ा। यानी पहले पॉइंट के अंतर्गत देखा जाए तो कार्ल मार्क्स ने बात कही थी कि रूस के अपने उद्योग संख्या में कम थे। देखिए, रूस के अपने उद्योग संख्याओं में बहुत कम थे, और ब्लास्टिक समुद्र पर जो जर्मन नियंत्रण द्वारा देश को औद्योगिक वस्तुओं को अन्य आपूर्तिकर्ताओं से भी काट दिया गया था। यानी देखिए, रूस में उद्योग तो कम थे, लेकिन इनका सामान जो था दूसरे देशों में नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं ने भी से उनको काट दिया गया था, उनसे जो संपर्क तोड़ दिया गया था। ये कार्ल मार्क्स के विचारधारा थी। कहते हैं यूरोप के किसी भी अन्य देश की तुलना में जो है रूस औद्योगिक उपकरण अधिक तेज़ी से विघटित हो गई। यानी देखा जाए तो यूरोप के किसी भी अन्य देशों की तुलना में रूस में औद्योगिक जो उपकरण थे वो विघटित हो गई। विघटित का मतलब होता है कम जाना। यानी देखा जाए तो इनके उपकरण जो थे बहुत तेज़ी से कम होते चले गए, ठीक है। ये था कार्ल मार्क्स का विचार। और उसने तीसरा विचार के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने कहा था कि 1916 तक रेलवे लाइन
टूटने लगी है, यानी 1916 तक जो है रेलवे लाइन भी अपने जो है विघटित के रास्ते पे चल पड़ी है। तो ये कार्ल मार्क्स का विचार था। कहते हैं सक्षम पुरुषों को युद्ध के लिए बुलाया गया है और इसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों की कमी हो गई है और आवश्यक उत्पन्न करने वाली छोटी जो है कार्यशालाएं बंद हो गए हैं। कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में कहा कि जो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, इसकी वजह से जो सक्षम पुरुष थे उनको तो युद्ध में बुला लिया गया है। अब जो व्यक्ति कृषि कर रहे थे अब वो युद्ध में लड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जनरल सी बात है, श्रमिकों की कमी होगी होगी। ये कार्ल मार्क्स का विचारधारा था और जनरल बात भी है। अगर आपको शायद याद हो कि प्रथम विश्व युद्ध में कहते हैं बहुत अधिक अमाउंट में जो है लोगों को घर से निकाल के ले जाया गया, इवन तो कि किसानों को भी ले जाया गया युद्ध के आग में झोंकने के लिए। तो इस बात के लिए कार्ल मार्क्स बहुत दुखी थे और उन्होंने कहा था कि जो सक्षम पुरुष को जो है युद्ध में बुलाया गया है और जो है इसके परिणाम स्वरूप श्रम की कमी होती चली जा रही है। यहाँ पर जनरल सी बात है, अगर देखिए अगर पुरुष जो है जितने भी सक्षम पुरुष होंगे अगर युद्ध में चले जाएंगे तो जनरल सी बात है कि यहाँ श्रमिक की कमी हो जाना स्वाभाविक बात रहेगा। अगर श्रमिक कम हो जाएंगे तो बड़े बड़े छोटे छोटे कारखाने जो होंगे बेशक इसमें बंद हो जाएगा। अगर अगली बात विचारधारा देखें तो सेना को खिलाने के लिए बड़ी मात्रा में अनाज भेजा गया, रोटी आटा दुर्लभ हो गया और रोटी की दुकान पर जो है दंगे आम घटना हो गई। तो कार्ल मार्क्स जो थे बहुत ही इस घटना से परेशान थे, इस वजह से जो है उन्होंने अपना विचारधारा रखा कि सेना को खिलाने के लिए बड़ी मात्रा में जो था अनाज जो है हर देश हर राज्य से ले जाया जा रहा था। तो उस राज्य में जो थी भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। आम लोग जो थे 2 वक्त की रोटी भी उस समय नसीब नहीं हुआ करती थी, जो कि बहुत ही बड़ा विडंबना बन गया था। तो इस वजह से कार्ल मार्क्स ने विचारधारा दिया कि सेना को खिलाने के लिए बड़ी मात्रा में अनाज भेजा गया है और रोटी आटा दुर्लभ होते चले जा रहे हैं, यानी रोटी आटा मिल नहीं रही थी, लोग जो थे भूख से तड़प रहे थे। कहते रोटी की दुकान हो या आटे की दुकान हो वहाँ पर दंगा फसाद आम हो गई थी। और दंगा फसाद होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जनरल सी बात है सारे के सारे भोजन जो है अगर सैनिकों के लिए जा रही थी तो यहाँ पर जो आम गरीब जनता बच्चे उनका क्या होना था। तो माँ बाप तो कहते हैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए वो तो कहते हैं किसी से भी 2-4 हाथ करने को तैयार हो सकते हैं। और यही बात यहाँ पर भारत में भी देखने को मिला। जब इंदिरा गांधी के समय काल था, जब इमरजेंसी लगाई गई तो यहाँ पर इमरजेंसी भारत में लगाने का सबसे बड़ा कारण भी यही बना कि इंदिरा गांधी ने जो पाकिस्तान से सैनिक आ रखे थे उसमें जो है भरपूर सारे जो है भारत के खजाना जो है तहस नहस कर दिया, यानी उनके रख रखाव उनके सेटलमेंट पे लगा दिया, जिसकी वजह से यहाँ के नेता जो थे परेशान हो गए। यहाँ पर महंगाई बढ़ गई और लोग ने जो था यहाँ पर दंगे फसाद होने लगे। तब जाके जो है भारत में भी जो इंदिरा गांधी द्वारा जो है इमरजेंसी लगाई गई। दोस्तों समझ सकते हो कि युद्ध जो होती है किसी भी देश के लिए और किसी भी काल के लिए अच्छी नहीं होती है। कहते हैं जो देश जो है युद्ध करने के लिए अग्रसर हैं वो सदैव इस बात को ध्यान रखें कि युद्ध में जो है आम जनता की ही बर्बादी होती है, सरकार का कुछ नहीं जाता है। एक सरकार दूसरे सरकार की मतभेद के कारण जनता को भी जो है पीस लेती है, तो ये सही नहीं है। युद्ध जो होता है आम जीवन के लिए बहुत ही जो है दुखदायी परिस्थिति हो जाती है। और इसके बाद आपने देखा होगा एनी फ्रैंक की स्टोरी भी देखी होगी, जहाँ पर जो है वहाँ पर देखा जाए तो एनी फ्रैंक ने जो है कई सालों तक जो है एक बंद रूम में अपना जीवन यापन किया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब उसने डायरी लिखी तो यंग गर्ल डायरी के नाम से प्रचलित हुआ, लोग बहुत काफ़ी प्रोत्साहित हुए। लेकिन हमें प्रोत्साहित नहीं होना है, हमें ऐसा स्थिति पैदा होने देना ही नहीं है। लेकिन देखा जाए तो बड़े बड़े लोगों का जो है महत्व सोच विचार ऐसे नहीं रहते हैं। तो कार्ल मार्क्स भी यही विचारधाराओं के साथ कह रहे थे कि ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध जो होती है किसी भी देश समय काल के लिए सही नहीं होता है। कहते हैं विचारों से अगर बात बन जाए तो युद्ध की जो है नौबत नहीं आती है। तो हर देश को यही एक प्रयत्न करना चाहिए कि अपने विचारधाराओं को रखें, दूसरे विचारधाराओं से अवगत हों और युद्ध की स्थिति कभी भी पैदा न हो। युद्ध की स्थिति से जो होता है हमारा वातावरण तो प्रदूषित होती है, प्लस जो यहाँ पर जीव जंतु रहती है उनका भी विनाश हो जाता है, जो न कि पर्यावरण के लिए सही है न किसी आम जीवन के लिए सही है। हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5th क्वेश्चन के अनुसार आया। देखिए 5वां क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको जो है साफ समझ में आ जाएगा कि ये अपनी इम्पोर्टेंटता जो है स्वयं ही बता रहा है कि रूस में उद्योग पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का व्याख्या करना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुई थी इसके कारण जो है इंडस्ट्री यानी उद्योग पर
क्या प्रभाव पड़ा। देखिए युद्ध होता है तो जनरल सी बात है कि युद्ध का प्रभाव जो है हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे वो समाज हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे कहीं भी हो। युद्ध के कारण जो है हर एक क्षेत्र में जो है आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और कहते हैं इससे जो है युद्ध से आम जीवन जो होती है त्राही त्राही कर लेती है। इसलिए जो है कभी भी ये बात हमेशा त्रिपाण स्टडी सेंटर ये बात कहता है कि युद्ध जो है आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए। युद्ध जो है आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए और युद्ध को जितना हो सके टाल देना ही कहते मानव भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंतर्गत हम आप देखते हैं कि रूस में उद्योग पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का हमने यहाँ पर चर्चा करना है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि रूस में 20वीं शताब्दी के आरंभ में अधिकांश उद्योग जो था उद्योगपति के स्वामित्व में थे। तो इसमें कोई जर्नल बात नहीं, हमने पीछे भी कुछ आंसर हमने पढ़ा था कि बहुत से उद्योग जो थे उद्योगपतियों के स्वामित्व में थे। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अधिकांश उद्योग जो थे बड़े बड़े उद्योगपति स्वयं उसके स्वामी हुआ करते थे और जैसे मर्जी से जो था लेबरिंग करवाते थे लेबरों से। कहते हैं कि दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो न्यूनतम मजदूरी थी और काम के घंटे सुनिश्चित करने के सरकार ने बड़े कारखानों का जो है प्रक्षेपण किया था। कहते हैं उस समय जो था न्यूनतम मजदूरी हुआ करता था, लोगों को जीवन भी यापन नहीं होता था और काम के जो है घंटे बेशक की सरकार ने सुनिश्चित करने की कोशिश किया, लेकिन इसका जो है छोटे छोटे उद्योगों पर जो है उद्योगपतियों पर कोई प्रभाव नहीं दिखा सका। अगर तीसरी पॉइंट की बात करें तो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बड़े कारखानों में 10 घंटे की तुलना में शिल्प इकाइयों के छोटी कार्यशालाओं में कभी कभी काम के घंटे जैसे 15 घंटे होते थे। अब इस बात को हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर जो था जहाँ कारखाने के 10 या 12 घंटे करवाना चाहिए मजदूर से मजदूरी, लेकिन वहाँ पर जो थे उद्योगपति सब जो थे वो 15-16 घंटा जो है लोगों से काम करवाते थे, लेकिन तनख्वाह उसको उससे भी कम देते थे। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो है विश्व युद्ध का लोगों पर कितना प्रभाव देखने को मिला। कहते हैं उद्योगपतियों ने तो युद्ध को जो है अपना कारखाना बना लिया कि इससे जो है लोग भूखे मर रहे हैं, जितना हो सके हम काम निकलवा लें, इससे उनका उद्योग जो है फलेगा फूलेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात आती है। अगर हम करें चौथी पॉइंट को तो ये साफ कर देता है कि श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक समूह में विभाजित किया गया था। देखिए जो श्रमिक होते थे उनको भी समाज के विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया था, यानी समूह में विभाजित कर दिया था, डिवाइड कर दिया था और उन्हें जो कौशल द्वारा भी विभाजित किया गया था। देखिए दो तो कंडीशनों से इनको विभाजित किया गया था। एक तो क्या किया गया था, उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। दूसरी बात थी कि उनके स्किल का मतलब होता है दोस्तों उनकी कौशल, उनके जितना कौशल होता है, जितना उनको सक्षम है कोई भी कार्य करने का, इस बेस पे भी उन्होंने क्या किया था, उसको अलग कर दिया था, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। और पांचवा पॉइंट तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये किसी क्वेश्चन का भी हो सकता है कि पहले विश्व युद्ध में औरतों की क्या दशा थी। देखिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर इसके अंतर्गत बन सकता है, पांचवें आंसर के अंतर्गत। तो देखा जाए तो उस समय जो है महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, ठीक है। लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंतर्गत करते हैं, कहते हैं महिलाओं में कारखानों में जो है श्रम बल 31% शामिल था, यानी औरतें जो थी श्रम में देखा जाए तो 31% जो है महिलाओं की हुआ करती थी, यानी 31% जो है महिलाएं जो है फैक्ट्रियों में काम किया करती थी। लेकिन देखा जाए तो महिलाओं की वहाँ पर दशा बहुत ही दयनीय थी। अब पूछिएगा कि दयनीय क्यों थी, तो इसका कारण है दोस्तों कि वो जो है जितने भी कार्य करते थे सब पुरुष के अंतर्गत ही करते थे, यानी पुरुषों के सामान्य ही कार्य करते थे, लेकिन उनका जो वेज होता था, तनख्वाह होता था, पुरुषों से भी कम होता था। यानी जितना कहते हैं काम तो वो पुरुषों जैसा ही ले रहे थे, लेकिन जो सैलरी दे रहे थे वो बहुत ही कम था। यानी देखा जाए तो यहाँ पर औरतों का शोषण हो रहा था। यानी देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के समय समकालीन टाइम में कहते हैं कि बिल्कुल ही औरतों की दशा बहुत ही बेकार थी। तो ये क्वेश्चन भी जो है एक नया क्वेश्चन को जन्म दे देता है। अगर एग्जाम में औरतों के बारे में आए तो अब इसी को बेस बना के जो है आंसर आगे बढ़ा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। यदि हम 6वें पॉइंट की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कुछ श्रमिकों ने कठिनाई के समय में अन्य श्रमिकों की सहायता के लिए संघों का गठन किया। यानी कुछ श्रमिकों ने कठिनाई के समय
अन्य श्रमिकों की जो है संघ बनाया, जिससे कि जो है मजदूर वर्ग का जो है शोषण जो हो रहा था उस पर कंट्रोल पाया जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके 6 पॉइंट कहते हैं एग्जाम में अगर 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है तो अगर आप 6 पॉइंट लिखते हो तो एग्जामिनर आपको जो है पूरे में से पूरे मार्क्स देगा। और ये पॉइंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पहले प्रथम विश्व युद्ध के जो है उद्योग पर क्या प्रभाव देखने को मिला। दोस्तों क्वेश्चन आपने दिमाग में रखना है, तभी जो है आप आंसर जो है बेखूबी लिख पाओगे। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, आंसर तो याद कर लेते हैं बट उनको क्वेश्चन ही नहीं पता होता है। ये मैं जानता हूँ और ये बहुत ही गलत बात है। आपको क्वेश्चन को भी समझ के दिमाग में रखना है। क्वेश्चन याद रहेगा, समझ रहेगी, तभी जो एग्ज़ाम में आप कर सकते हो। और क्वेश्चन को बहुत ही शांत समय में जो है समझने की कोशिश करो, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण बना दे। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन क्या बता रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये क्वेश्चन कई मायने में इम्पोर्टेंटता को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है कि रूस में जार के अधीन मजदूरों की दशाओं का वर्णन करना है। यानी रूस में जार के अधीन, देखिए स्पेशल नाम दे दिया गया है जार, यानी TSAR, ठीक है। जार में जो है मजदूरों के क्या दशा थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है और क्वेश्चनों के अंतर्गत, क्योंकि हमने जितना भी क्वेश्चन किए हैं उसमें जो है मजदूर की दशा के बारे में ही वर्णन है। लेकिन वहाँ पर जो है कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि जार के अधीन मजदूरों की दशा कैसी थी। समझ रहे हो ना बात क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। तो कहते हैं रूस में कुलीन वर्ग यानी नोबिलिटी, रूस में कुलीन वर्ग, ताज यानी क्राउन, देयर इज ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास बड़े ही भू संपत्ति का स्वामित्व था। यानी देखा जाए तो बड़े बड़े लोग जो थे, ठीक है, यानी कुलीन वर्ग के लोग थे, या ताज जो जिनके सर पे ताज था, क्राउन यानी राजा, उनके पास और बहुत से चर्च थे, उनके पास बड़े बड़े भू संपत्ति का स्वामी हुआ करते थे। तो ये बात जो था रूस जार के अधीन मजदूरों की दशा के बारे में बताया गया, क्योंकि सारे के सारे जितने भी भू संपत्ति थी या तो कुलीन वर्ग के पास था, या राजा के पास था, या चर्च के पास था। गरीबों के पास तो कहते हैं 2 वक्त की रोटी की ही एक मामला था और कुछ भी उनके पास नहीं था। कमाते थे, मेहनत करते थे, फिर जाके 2 वक्त की उनको रोटी प्राप्त होती थी। सारे के सारे जमीन जायदाद जो थे बड़े बड़े लोगों के पास था, ताज के पास था या चर्च के पास था। कहते फ्रांस के किसानों के विपरीत रूस किसानों में जो है राइसों के लिए कोई सम्मान नहीं था। यानी राइसों यानी जो पुअर किसान थे उनके लिए जो है फ्रांस के किसानों में विपरीत था, और यहाँ पर जो है रूस के किसानों के लिए जो है कोई सम्मान की भावना नहीं था बड़े बड़े लोगों के लिए। देखिए सिंपल सी बात यहाँ पर आता है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर किसानों की अगर सम्मान करता है तो किसान भी उसको सम्मान करता है। लेकिन देखा जाए अगर किसानों के लोग सम्मान के नहीं करते थे तो यहाँ पर भी जो है रूसी किसानों ने रईसों के लिए कोई सम्मान नहीं व्यक्त किया अपने आप को, यानी बड़े बड़े लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं था। कहते हैं अगर दूसरी पॉइंट की बात करें तो रूस में किसान रईसों की भूमि चाहते थे, यानी किसान रईसों की भूमि चाहते थे कि जो भूमि रईसों के पास है, अमीरों के पास है, वो किसानों को भी मिले। और कभी कभी वह लगान देने से मना भी कर देते थे कि हम लगान नहीं देंगे। यहाँ तक कि किसानों की ने जमींदारों की हत्या भी कर दी। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात आता है कि जमींदारों ने किसानों की हत्या भी कर दी इन कारणों से। तो ये जो है रूस में जार के अधीन मजदूरों की दशा के बारे में यहाँ पर वर्णित किया गया है। कहते हैं 1902 में दक्षिण रूस में बड़े पैमानों पर किसान आंदोलन हुए, और कहते हैं 1905 में पूरे रूस में फैल गया। और जिसके कारण देखिए जब मजदूर कहते हैं ना, जब किसी का शोषण होता है तो वो शोषण जो है चुप नहीं बैठता है, शोषण करता वो कुछ ना कुछ जो है जरूर जो है रिएक्शन लेता है। और इसके कारण क्या हुआ कि 1902 में दक्षिण रूस में जो है बड़े पैमानों पर किसान आंदोलन हुए, और 1905 में बड़े रूस में ये पूरे रूस में जो है ये फैल गया। यानी 1902 में शुरू हुआ और 1905 में आते आते पूरे देश में जो है ये जो है किसान आंदोलन फैल गया। कहते हैं अगर चौथी पॉइंट की बात करें तो यहाँ साफ हो जाता है कि रूसी किसान अन्य यूरोपीय किसानों से भिन्न थे। देखिए जो रूसी किसान थे अन्य यूरोपीय किसानों से भिन्न थे। आखिर क्यों भिन्न थे? क्योंकि कभी कभी उन्हें अपनी ज़मीन को एक साथ जमा कर लिया, यानी उन्होंने कभी कभी अपने ज़मीन को एक साथ ही जमा करवा देते थे।
कहते 5वीं पॉइंट ये बताता है किसानों के कम्यून मीर की स्थापना की जो विभाजित हो गया था, यानी किसानों ने अपनी भलाई के लिए जो मीर की स्थापना किया, लेकिन ये भी जो है विभाजित हो गया, जिसकी वजह से जो है रूस में जार के अधीन मजदूरों की दशा दयनीय थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो मजदूर वर्ग थे वो रईसों को कोई सम्मान नहीं किया करते थे, और ये किसान आंदोलन हम जो है पूरे रूस में फैलती चली जा रही थी। और किसानों ने यहाँ पर जो है लगान देने से साफ मना कर दिया, तो जमींदारों ने क्या किया, उनकी हत्या कर दी। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या था और इसका आंसर क्या था। बहुत ही आसान आंसर था, सिर्फ आपको एक बार समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही आती थी कि यहाँ पर जो रूस में जार के अधीन जो किसान मजदूर होते थे, किसान जो होते थे कुलीन वर्ग के अधीन होते थे, ताज के अधीन होते थे या चर्च के। कहते चर्च इसलिए अधीन होते थे क्योंकि सारे के सारे जमीन जो होते थी भू संपत्ति थे वो या तो कुलीन इसका मालिक था, या ताज होता था, या चर्च हुआ करता था। किसानों के पास कुछ भी नहीं होता था, इसलिए किसानों ने भी जो है बड़े बड़े रईसों के जो है सम्मान करना छोड़ दिया था। और उसमें जो है कई भूमि किसान भी चाहते थे क्योंकि भूमि हो, इसलिए कभी कभी वो लगान देने से भी मना करते थे कि हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास कोई भूमि नहीं है, हम तो सिर्फ मजदूरी की तरह कार्य कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ, बहुत से जमींदारों ने किसानों की इस बात के लिए उनकी हत्या कर दी। और देखा जाए तो 1902 में जो है यहाँ पर जो है किसान आंदोलन हुई, और ये धीरे धीरे 1905 में जो है पूरे रूस में फैल गया। कहते हैं रूसी किसान अन्य यूरोपीय किसानों से भिन्न थे क्योंकि वो अपने ज़मीन के साथ जमा करवा दिया करते थे और अपने आप को जो है अलग कर लेने की कोशिश करते थे। यहाँ पर हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है 7वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन सभी एक जैसा ही समझ में आपको आ रहा होगा कि 1905 क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। देखिए अभी हमने बात किया था ना कि 1902 से जो क्रांति हुई थी किसानों की, वो 1905 तक जो है पूरे देश में फैल गई। तो यहाँ पर 1905 की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन बताया गया है। देखिए अगर इस क्वेश्चनों को अगर आप समझते हो ना तो आपको लगेगा कि पूरा चैप्टर आपने समझ लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक के बाद एक जो है अलग आंसर ला रहा है ना, सीरीज वाइज आंसर आ रहा है, एक के बाद एक का कंडीशन। देखिए 1905 में हमने पहले क्वेश्चन में जो है खत्म किया था, उसके आगे अब 1905 की ही बात बताई क्यों क्रांति हुई। तो देखा जाए वही बात आती है, मजदूरों के लिए ही है सारी कंडीशन बनाई गई थी कि 1905 की क्रांति के प्रमुख कारण थे कि रूस जो थी निरकुश था और उसका शासक जो है संसद के अधीन नहीं था। यानी जो है रूस की जो निरकुश था, यानी कोई यहाँ पर शासन कर रहा था वो किसी के कंट्रोल में नहीं था, वो स्वयं ही फैसला लेने के लिए अग्रसर था। और उसका शासक जो है संसद के अधीन नहीं होता था, यानी वो अपना फैसला स्वयं ही लिया करता था। सबसे बड़ा पहला कारण यही बनता है। दूसरी कारण हम बात करें तो आवश्यक वस्तुएं कीमतों तेजी से बढ़ी और वास्तविक मजदूरी में 20% की गिरावट आई। देखिए कोई भी सरकार का अगर विघटन होता है तो सबसे बड़ा कारण जो बनता है वो होता है महंगाई। कहते हैं महंगाई जो है आम जनता के अगर सहन से बाहर चला जाए तो जर्नल सी बात है, किसी भी सरकार का जो है विघटन होना स्वाभाविक बात बना देती है। क्योंकि कहते हैं जब पेट में आग लगती है व्यक्तियों के तो वो चुप नहीं बैठते हैं, वो कोई ना कोई जरूर कदम उठाते हैं और दूसरे के बहकाव में वे आके एक जगह आंदोलन कर देते हैं या अपनी प्राण भी जो है निछावर कर देते हैं। क्योंकि जब पेट में आग लगती है तो इंसान क्या करे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यही बात थी वहाँ पर कि वस्तुओं की कीमतों में तेज़ी से बढ़ने लग गई। आपने अभी भी देखा होगा, हमारे ही अगर भारत की बात करें तो महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पे है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट तो आने वाले समय में आप स्वयं ही देख सकते हो कि क्या होगा और क्या होने वाला है। ऐसा ही रूस में हुआ कि 1905 क्रांति का प्रमुख कारण इसी को माना जा सकता है कि आवश्यक वस्तुएं कीमतें जो थी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। जैसे भारत में भी देखो अभी के समय दिन प्रतिदिन जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों के अंदर जो है गुस्सा फूट रहा है। मैं हर जगह एक व्यक्तियों से बात सुनता हूँ, देखता हूँ, तो वो गुस्सा जो है सरकार के प्रति दिखाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा शांत हो रखे हैं। लेकिन जिस दिन ये महंगाई जो चरम सीमा पे पहुँचेगी वहाँ पर तो है हर एक व्यक्ति सरकार के खिलाफ हो जाएगा। तो कहते हैं सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि आम व्यक्तियों तक जो है हर चीज़ की सुविधा पहुँचना चाहिए, और इसके लिए एक ही कदम उठाया जा सकता है कि महंगाई पे कंट्रोल करना जरूरी है। और यही बात जो था 1905 की क्रांति का प्रमुख कारण बना कि वहाँ की सरकार जो थी वो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाई, और जिसके वजह से जंग जो है हर जगह शुरू हो गया। यानी देखा जाए तो 1905 में हर जगह जंग जो है शुरू हो गया, हर जगह जो है लोगों ने जो है अपनी
मांग मनवाने के लिए हर संभव जो है उन्होंने क्रांति का जो है बिगुल बजा दिया। कहते हैं वास्तविक मजदूरी उस समय जो था 20% की गिरावट में आ गई। जो वास्तविक मजदूरी थी उससे भी कम वेज मिल रहा था। आपने देखा होगा कई क्वेश्चन में हमने इस बात को डिस्कस भी किया है कि उनको जो वेज मिलती थी उससे भी बहुत कम दिया जाता था और समय के घंटे जो थे अधिक से अधिक बढ़ा दिए। यही बात जो है आगे हमारा क्वेश्चन बताता है कि सेंट पिटर्सबर्ग में जो है लगभग 10,000 कर्मचारी काम के घंटों में कमी और वेतन वृद्धि और काम की परिस्थितियों में सुधार की मांग लेकर हड़ताल पर चले गए थे। आपने देखा होगा कि हमने ब्लडी संडे किया था, वहाँ पर लोग जो थे अपनी मांग मनवाने के लिए गए थे और वही बात यहाँ पर भी आ गया कि सेंट पीटर्सबर्ग में जो है लगभग 10,000 कर्मचारी काम के घंटों में कमी करवाने के लिए और वेतन में वृद्धि के लिए और काम की परिस्थिति में सुधार करने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। और अंत में क्या हुआ? विंटर पोलेसन में खूनी रविवार की घटना को रूसियों के जार के खिलाफ 1905 की क्रांति शुरू करने के लिए उकसाया गया। यानी मजदूर सब वहाँ पर जो है सरकार से मांगने गए कि हमें समय की घंटा कम किया जाए, उनके वेज बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने इन बातों को कोई भी महत्ता नहीं दिया और जो है धड़ाधड़ गोलियों का बरसात कर दिया, जिसकी वजह से आपने देखा था कि 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और कहते हैं 300 व्यक्ति जो घायल हो गए थे, जिसको है जो है हम जो है ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं, यानी खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो ये कंडीशन नहीं पैदा होता अगर सरकार इस बात पे ध्यान दिया होता कि हर एक मजदूर तक जो है 2 वक्त की रोटी पहुंचना जरूरी है और सभी को काम के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देश देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती है कोई भी क्रांति के लिए कि सरकार को इन बातों पर जो है गंभीरता से सोचने की आवश्यकता होती है। किसी भी काल में, चाहे वो मुगल काल था या किसी भी काल में, कोई भी काल समय अवधि था या प्रेजेंट टाइम चल रहा हो, सभी में सरकारों की इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि मजदूरों को जितना हो सके उनको वेज मिलना चाहिए और जो है उनको शोषण ना किया जाए, ठीक है, और महंगाई पे जो है कंट्रोल किया जाए। जो सरकार महंगाई पे कंट्रोल कर लेती है वो सरकार सदैव बनी रहती है। ये सदैव त्रिपान स्टडी सेंटर बात कहता है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि 1905 क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। तो आप समझ ही गए होंगे कि सरकार पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं था, संसद के अधीन भी नहीं थे, ठीक है, जो आवश्यक वस्तु थी उसमें कीमत में वृद्धि होती चली जा रही थी और जो उनको मजदूरी मिल रहा था उसमें भी 20% की कटौती कर दी गई। कहते हैं 10,000 कर्मचारी जो है काम घंटों में कमी करने के लिए और जो है अपने वेतन को बढ़ाने के लिए वो जो थे आंदोलन करना शुरू कर दिए और उसके कारण क्या हुआ, उन्होंने जो है बहुत से लोग यानी 100 से अधिक लोगों को जो है मृत्यु के घाट उतार दिया और 300 से अधिक लोग जो थे घायल हो गए, जिसके कारण जो है ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है और इसे हम रविवार जो है खूनी रविवार के नाम से भी कहते हैं, जो 1905 में हुई थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है 8वां क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कार्ल मार्क्स कौन था, उनका समाजवाद का सिद्धांत क्या था? तो कार्ल मार्क्स आपको पता है कि ये जो है रशियन जो रेवोल्यूशन हुई थी उसी के समकालीन थे और ये बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, यानी सामाजिक में इनका बहुत अच्छा पकड़ था। और कहते हैं यहाँ पर अगस्त काम्टे जो थे उनके जो है काफ़ी करीबी थे और काफ़ी ये जो है अगस्त काम्टे के जो है काफ़ी समकालीन थे और अगस्त काम्टे के उनके पर बहुत प्रभाव पड़ा था। तो इन्होंने काफ़ी जो है समाजशास्त्र के लिए इन्होंने बहुत ही प्रयत्न किया और काफ़ी इनका योगदान जो है वहाँ पर निहित है। जो बच्चे आगे चल के पढ़ेंगे तो उनको सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, उनको पता लगेगा कि कार्ल मार्क्स की कितनी महत्ता है। तो कार्ल मार्क्स जब उस समय थे तो उन्होंने अपना भी थ्योरी दिया, क्योंकि जो रेवोल्यूशन हुई थी उस पर हर एक राइटर, हर एक व्यक्ति का अपना एक थ्योरी था। तो उसी प्रकार जो यहाँ कार्ल मार्क्स ने भी अपनी थ्योरी जो थी यहाँ पर दिया था। अगर पहला क्वेश्चन के अंतर्गत देखें कार्ल मार्क्स कौन थे, तो कार्ल मार्क्स एक कम्युनिस्ट थे। ठीक, कौन थे? कार्ल मार्क्स एक कम्युनिस्ट थे जिन्होंने समाजवाद की अवधारणा पेश की थी। समझ गए आप? कार्ल मार्क्स कौन थे? एक कम्युनिस्ट थे और इन्होंने क्या पेश किया था? समाजवाद, यानी समाजवाद की अवधारणा, सोशलिज्म का जो है इन्होंने थ्योरी दिया था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के बारे में आपको ज्ञात हो गया। कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स सिद्धांत क्या थे? कार्ल मार्क्स ने 4 बातों को जो है उस समय महत्वता दिया था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उन्हें लगा कि औद्योगिक समाज पूंजीपतियों का है। जो औद्योगिक उस समय चल रहा था, औद्योगिक समाज चल रहा था, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के रिगार्डिंग उन्होंने साफ कह दिया कि उद्योग जो है, समाज जो है पूंजीपतियों के अंदर है, यानी पूंजीपति जिनके पास पैसे बेशुमार होते हैं उन्हें पूंजीपति कहते हैं।
और ये जो उद्योग जो थे सभी पूंजीपति के अंदर थे, गरीब लोग तो वहाँ पर सिर्फ वर्कर के रूप में थे। ठीक है। दूसरी बात ये दिखाता है कि पूंजीपतियों के पास उद्योग में निवेश की गई पूंजी थी, लेकिन लाभ श्रमिकों द्वारा उत्पादित किया जाता। देखिए यहाँ पर बात साफ हो जाता है, उद्योगपति के पास बेशक पैसे थे, निवेश कर रहे थे, लेकिन जो कमाई में लाभ होता था वो गरीब मजदूरों के कारण होता था, क्योंकि गरीब मजदूर जो थे दिन रात मेहनत करके जो है अमीरों के लिए जो है पैसे कमाते थे, सामान बनाते थे, जो अमीर लोग उसको बेच के जो है अपने घर में तिजोरियां भरते थे। तो समझ गए ना कार्ल मार्क्स का विचारधारा क्या था। कार्ल मार्क्स ये बात साफ करते थे कि पूंजीपति के पास जो है निवेश करने के लिए बहुत सारे पैसे थे, लेकिन लाभ जो है श्रमिकों द्वारा ही उत्पादित किया जाता था, कि श्रमिक जो थे उनके लिए कमाया करते थे। और यही बात हर जगह जो है लागू होता है कि बड़े बड़े व्यक्ति बेशक पैसे लगाते हैं, लेकिन मजदूर जो है अपनी खून पसीना एक करके उसको जो है 3 गुना कर देता है। फिर भी मजदूर को जो है अपना पूरा पसीना सूखने से पहले भी उनको जो है बेज नहीं मिलती, उनको तो कहते हैं घर के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कमाया हुआ पैसा भी उनको नहीं देते हैं, जो कि बहुत बहुत बड़ी विडंबना है। यही कार्ल मार्क्स जो है विचार रखते थे। उनका मानना था कि जब तक पूंजीपतियों द्वारा लाभ लिया जाएगा तब तक श्रमिकों की स्थिति में कभी भी सुधार नहीं होगा। तो जनरल सी बात है, जो व्यक्ति अगर कोई कारखाना खोलता है, कोई फैक्ट्री खोलता है, अगर उसके मन में सिर्फ एक ही बात रहे कि उनको सिर्फ लाभ चाहिए, तो लाभ अगर ये विश्वास के साथ खोलते हैं तो मजदूर का शोषण होना स्वाभाविक बात है। लेकिन ये बात होनी नहीं चाहिए। अगर कोई फैक्ट्री में कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसको जितना उसको जो है जो हक है उसको दे देना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि जब तक पूंजीपति द्वारा लाभ लिया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, तब तक जो है श्रमिकों की जो है स्थिति में कभी भी सुधार नहीं आ सकता, उनका जीवन जो है उसी प्रकार बनी रहेगी। ये इनका तीसरा जो था सिद्धांत के रूप में उन्होंने ये बात कही। चौथी बात जो इस बात को उजागर करता है कि कार्ल मार्क्स मानना था कि पूंजीपतियों को शोषण के खुद के मुक्ति करने के लिए श्रमिकों को एक समाजवादी समाज बनाना होगा, जहां सभी संपत्ति सामाजिक रूप से नियंत्रित हो, और यह एक समाजवादी समाज होगा। देखिए ये इनका विचार बहुत साफ था कि वो समाजवाद यानी सामाजिक में जो है सभी को जो है अपना अपना हक देने के जो है फेवर में थे। चाहते थे कि हर एक मजदूर जो है अपना जीवन जो है सुचारू रूप से निभाए और अपना जो कार्य है उसको जो है भली भांति करे। तो इसलिए कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीपतियों के शोषण के खुद को मुक्ति करने के लिए श्रमिकों को एक समाजवाद बनाना होगा। यानी इसमें पूंजीपति का कोई रोल नहीं होगा, इसमें जो है खुद जो है गरीब लोग, श्रमिक लोग अपना समाजवादी समाज बनाएंगे और अपने जो है अपने लिए जीवन यापन करेंगे। कहते हैं जब तक एकता नहीं बनी रहती है, बड़े बड़े लोग जो है शोषण करते हैं। आप समझिएगा कैसे। देखिए अगर मान लीजिए कोई काम है, अगर काम के लिए कि सब मजदूरों ने एक बात रखा हुआ है कि 500 हमने इस मजदूरी के लिए लेना है, अगर उसी में से कोई व्यक्ति जो है इस बात को तोड़ देता है, ठीक है, तो उसको जो है 400 में ही काम करने लग जाता है, तो ये तो रूल रेगुलेशन टूट गई ना। और वही हर एक जो व्यक्ति है जो 500 रुपये अड़ा हुआ रहा, तो जो कहते हैं जो उद्योगपति होंगे उनको 500 रुपया ही देना पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी हो। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर आता है कि जब तक ये श्रमिक को एक समाजवादी समाज नहीं बनाएंगे तब तक जो है ये उद्योगपति जो है पूंजीपति जो है गरीबों का शोषण करेंगे। ये जो था समाजवाद का सिद्धांत के अंतर्गत का था जो मार्क्स ने बताया था। कार्ल मार्क्स ने चारों जो है सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया और इन्होंने जो है इसको सिद्धांत के रूप में दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है 9वां क्वेश्चन, जो कि रूस क्रांति के वैश्विक प्रभाव क्या था। देखिए रूस की क्रांति हुआ तो सिर्फ रूस पे इसका प्रभाव नहीं पड़ा, इसे कहते हैं विश्व पे प्रभाव पड़ा। कोई भी देश में अगर युद्ध होता है तो सबसे पहले इफेक्ट तो ये पड़ता है इन्वायरमेंट पे पड़ता है, जो हर एक देश पे पड़ता है। ठीक है, ये जनरल बात है। और कहते हैं रूस क्रांति ने वैश्विक प्रभाव डाला, तो वैश्विक प्रभाव क्या डाला, तो इसी बात पे जो है हम यहाँ चर्चा करेंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये कि क्रांति का जो है विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा। कहते हैं कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह हुआ। देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह ही हुआ। क्योंकि देखिए जिसका प्रभाव अच्छा रहता है लोग उसी तरह के जो है पार्टी का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्या भारत में बनाई गई थी? शायद आपको ये बात सही से इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कांग्रेस पार्टी भारत में नहीं है, हर एक देश में है। अमेरिका में भी कांग्रेस है,
ठीक है। तो कहते हैं हर एक देश में कांग्रेस पार्टी है। कहते हैं उन्हीं से ही जो है 1885 में भारत में जो है कांग्रेस पार्टी की उदय हुई। यानी यहाँ के जो नेता सब लोग थे विदेशों की बातें जान के समझ के फिर भारत में भी जो है कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया। तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ भारत में नहीं है, हर एक देश में है। यदि दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो कहते हैं पहले विश्वकोम ने औपनिवेशक लोगों की सत्ता हथियाने के अपने प्रयोग का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है कि वेस्टविलिको ने उपनिवेशिक लोग थे, यानी दूसरे देशों से आके जो हमारे देश पे थे, यानी ऐसा ही कंडीशन वहाँ पर भी था। उपनिवेशिक लोगों को जो उपनिवेश बनाए थे किसी देश को, उन लोगों को उनके सारे सत्ता हथियाने का प्रयोग का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो देखिए भारत एक देश है और अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को जो है उपनिवेश बनाया। भारत को उन्होंने क्या बनाया, उपनिवेश बनाया। अब उपनिवेश बना लिया तो उन्होंने तो यहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिया भारत से, लेकिन उन्होंने सिर्फ व्यापार पे अपना कदम नहीं रोका। उन्होंने क्या किया, सत्ता में भी अपना हाथ जमाने लग गया। सत्ता का मतलब होता है राजनीतिक में चले गए। यहाँ पर वो मकसद किस मकसद से आए थे कि भारत से हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। लेकिन उनका धीरे धीरे जो है इंटरेस्ट राजनीतिक में चला गया और राजनीति में उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के प्रति भड़का के पूरे शासन पे जो है कब्जा कर लिया। तो यही बात इस जो है प्रश्न के आंसर बता रहा है कि वैश्विकों ने उपनिवेशिक लोगों के सत्ता हथियाने के अपने प्रयोग का अनुसरण किया कि इस देश का जो है सत्ता अपने हाथों में ले और इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया लोगों को। समझ गए ना क्वेश्चन का क्या अर्थ था। दूसरी बात बताता है कि यूएसएसआर, देखिए यूएसएसआर आपको शायद पता होगा कि जब हमारा शीतकाल युद्ध चली थी, यानी जो कोल्ड वार चली थी, तो इसमें दो देश था, एक तो अमेरिका था और एक यूएसएसआर था। अब सोचिएगा यूएसएसआर में था क्या, यूएसएसआर में रूस, फ्रांस, जर्मनी सारे देश थे। सारे देश मिल के एक यूएसएसआर का जो है गठन किया गया था। समझ गए बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ यूएसएसआर का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि यूएसएसआर जो है इसको हिंदी में हम सोवियत संघ कहते हैं। और सोवियत संघ एक राष्ट्र नहीं था, इसमें कई देश मिल के जो है एक बनाया गया था। इसमें रूस, फ्रांस, जर्मनी सारे देश थे। ठीक है। तो यूएसएसआर के बाहर के कई जो है गैर रूसियों ने पूर्व के लोगों को जो है सम्मेलन और वैश्विक स्थापित कम्युनिस्ट वैश्विक समर्थन समाजवादी दलों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ में भाग लिया था। यानी यूएसएसआर ने बाहर कई गैर रूसियों के पूर्व सम्मेलन में जो है भाग लिया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो देश पूरा विश्व जो था कोल्ड वार के चपेट में आ गया था। और कोल्ड वार का मतलब होता है कि बिना शस्त्र अस्त्र से युद्ध करना, यानी विचारों का युद्ध, यानी आपसी में जो है बातों का युद्ध। आपने देखा ही होगा कि जो दो पावरफुल व्यक्ति होते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा उनका होता है तो वो लोग लड़ना नहीं पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं लड़ूंगा, अगर मैं हार गया तो मेरी जो है लोग खिल्ली उड़ाएंगे, तो इसलिए वो क्या करते हैं, बातों का लड़ाई करते हैं। इसी तरह जो था अमेरिका और यूएसएसआर में जो कोल्ड वार चली थी वो बातों का युद्ध था, मीडिया का युद्ध था, अपने आप को पावरफुल कहने का बात थी। तो समझ गए होंगे यूएसएसआर क्या था और यूएसएसआर की मैंने विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश किया है। कहते हैं कुछ यूएसएसआर में कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ ईस्ट में शिक्षा प्राप्त की, यानी कुछ जो यूएसएसआर के कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनाया। ये विश्व का प्रभाव है कि देखिए कि जो क्रांति हुई ये सभी देशों पर कितना प्रभाव यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के समय तक यूएसएसआर के समाजवाद को एक वैश्विक चेहरा और विश्व कद दिया गया था। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में जो था यूएसएसआर बहुत काफ़ी पावरफुल हो गया था। ठीक है। तभी तो अमेरिका से वो दो चार हाथ करने के लिए तैयार हो गया था। तभी जब कोल्ड वार चली तो अमेरिका और सोवियत यूनिट की यानी यूएसएसआर के बीच जो है मानसिक युद्ध चली थी। तो ये जो था क्यों हुआ, इसका था रूस की क्रांति का वैश्विक प्रभाव के अंतर्गत था। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा अटपटा है लेकिन समझ के लिए ज़रूरी है। समझे, एक बार अगर और अच्छे से समझ लोगे तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ये समझने के लिए आपको शांत जगह पे बैठ के सुनने की आवश्यकता है। ठीक है। अगर आप शोर शराबा में सुनिएगा तो मेरा विश्वास है कि आपको कुछ याद नहीं होगा। ठीक है। अगर एक बार आप समझ लीजिएगा, सोच लीजिएगा तो बहुत आसान रहेगा। एक बार मैं फिर से बता दूं कि इसका जो है वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा अपने शब्दों में। देखिए रूस की क्रांति का वैश्विक प्रभाव क्या था। कहते कई कम्युनिस्ट पार्टी का जो है इसमें उदय हो गया।
यानी देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का जो है उदय हुआ। कहते हैं इसमें बहुत से जो है सत्ता जो है किसके अनुसरण करने लगे, सत्ता के लिए जो लोगों को उन्होंने भड़काने लग गए। जो लोग दूसरे देश में थे उनको कहने लगे कि भाई अपने सत्ता पर ये अधिकार कर ले। तो जनरल सी बात है, अगर कोई देश में अगर कमज़ोर देश किसी को चुनौती देता है तो कोई दूसरा बंदा जो है उसमें फ़ायदा उठा लेता है। आपने बिल्ली और जो है बंदर की स्टोरी देखा ही होगा कि दो व्यक्ति जब आपस में लड़ने लग जाते हैं तो तीसरा बंदा जो है फ़ायदा उठा लेता है। तो यही दूसरा पॉइंट है कि आपस में दो व्यक्तियों को लड़ा देते थे और वो जो है खुद फ़ायदा उठा के चले जाते थे, जैसे भारत में भी हुआ। यूएसएसआर जो है कई रूसियों के जो है उन्होंने एक संघ बना लिया। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो सोवियत संघ थे उन्होंने अपना एक अलग जो है संघ बना लिया। चौथी बात ये कहता है कि इसमें जो है बहुत से लोग जो थे कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में जो है शिक्षा प्राप्त करने लग गए, क्योंकि उनको जो है जानना था इतिहास, इसलिए जो है ये कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी जो है ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए। चौथी बात था द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के समय जो है यूएसएसआर समाजवाद के वैश्विक चेहरा और भी कदम ऊंचा हो गया। यानी देखा जाए तो सोवियत संघ का उदय होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि रूस की क्रांति थी, जिसकी वजह से जो है यूएसएसआर को जो है काफ़ी पावर मिल गई और ये जो है विश्व में दूसरा पावर के रूप में आ गई। पहला पावर कौन था? अमेरिका। दूसरा पावर कौन बना? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। सोवियत संघ का विचारधारा था समाजवादी, लेकिन जो अमेरिका का विचारधारा था वो कैपिटलिज्म था यानी पूंजीवादी थी। तो समझ गए वो क्वेश्चन। यहाँ पर जो हमारा 10वां क्वेश्चन है जो कि अंतिम है, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लेनिन की आरंभिक उपाय की सूची बनाइए। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि लेनिन की था कौन और इनका क्या उद्देश्य था जो है रशियन क्रांति के अंतर्गत। तो लेनिन के आरंभिक उपायों के बारे में जो हम बात करेंगे। लेनिन के आरंभिक उपायों की सूची अगर देखें तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि लेनिन था कौन। अगर देखा जाए, अगर हम लेनिन की बात करें तो लेनिन जो था, इनका पूरा नाम जो था व्लादिमीर लेनिन था, जो एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी थे और जो है वैश्विक पार्टी के प्रमुख थे। क्योंकि कहते हैं जब वैश्विक पार्टी की जो स्थापना हुई तो जो लेनिन ने सभी उन चीज़ों को जो है अलग कर दिया और लोगों के भलाई के लिए जो है कार्य करना शुरू कर दिया। तो आपको पता लग गया होगा कि लेनिन कौन थे। लेनिन जो थे व्लादिमीर लेनिन थे, यानी उनका पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन, जो कि एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी थे। और ये जो थे जो वैश्विक पार्टी के प्रमुख थे, क्योंकि आप रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो पार्टी बनी थी उनके प्रमुख थे, वैश्विक पार्टी के प्रमुख थे। तो समझ गए होंगे कि लेनिन कौन थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। अब बात यहाँ पर हम करते हैं कि लेनिन के उन्होंने कौन कौन सा जो है उपाय किया लोगों के भलाई के लिए। तो सबसे पहला भलाई तो उन्होंने यही किया कि जब उनकी पार्टी बनी, जब उनकी सरकार बनी, उन्होंने सबसे बड़ा फैसला ये किया कि उन्होंने बड़े जमींदार और पूंजीपतियों की संपत्ति को जो है जब्त कर लिया। देखिए पहले पूंजीपति जो होते थे और जमींदार जो होते थे गरीबों के बहुत ही शोषण किया करते थे, क्योंकि सभी क्वेश्चन हमें बताते थे। लेकिन जैसे लेनिन ने सारे चीज़ों को जो है उलट फेर कर दिया, उन्होंने बड़े जमींदार और पूंजीपतियों की संपत्ति को जो है बेखूबी जब्त कर लिया। कहते हैं जो जमीन लोगों की होती थी उन्हें गरीब किसानों में बांट दी। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण इन्होंने कदम उठाया। वैश्विक पार्टी के प्रमुख होने के नाते उन्होंने जो जमीन लोगों की होती थी उन्हें गरीब किसानों में बांट दिया कि किसान जो है अपना जीवन सही से जी सके। सी बात यही कहता है कि कारखानों के सरकार ने अपने जब्त में लिए थे। कारखानों की वजह से गरीबों का हद से अधिक शोषण हुआ करता था, तो कारखानों के जो है सरकार ने अपने कब्जों में ले लिया और इसे चलाने वाले श्रमिक द्वारा चुने गए समिति के सदस्यों को सौंप दिया। यानी ये समिति को सौंप दिया गया जिसमें जो है साहूकार या बड़े बड़े उद्योगपति जो है शोषण न कर सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने किया था। इन्होंने काफ़ी अच्छे उपाय सुझाए थे। बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया और जमाकर्ताओं ने अपना पैसा खो दिया। देखिए बैंकों में किसका पैसा था? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, बैंकों को जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया। और राष्ट्रीयकरण करने से क्या हुआ, जितने भी अमीर लोगों ने पैसा जो बैंक में रखे हुए थे सबका जो है वो पैसा खो बैठे, क्योंकि राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात जो है जो पैसा जमा होता है वो सारे के सारे लॉस हो जाती है। तो ये उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया जग कल्याण के लिए। नई आर्थिक नीति यानी NEP जो है 1921 में इन्होंने लागू कर दिया। तो कहा जाए कि इन्होंने जो है व्लादिमीर लेनिन ने रूस साम्यवाद क्रांति के साथ साथ वैश्विक पार्टी के प्रमुख होने का उन्होंने सारा दायित्व इन्होंने यहाँ पर जो है निभाया। कहते हैं चाहे वो उसने बड़े जमींदार पूंजीपतियों के संपत्ति को जब्त करने की बात हो, चाहे जमीन
जो ज़मीन लोगों की होती थी उन्हें गरीबों किसानों में बांटना, या कारखानों को सरकार के अपने कब्जों में लेना, या श्रमिकों को चुने गए सदस्यों के साथ करना काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला था। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना तो सबसे महत्वपूर्ण फैसला था, जो कि अमीर लोगों की जितनी भी कमाई थी वो सारे के सारे खत्म हो गई थी। यदि बात हम अगले पॉइंट करें तो एक जो है स्थिर मुद्रा शुरू कर दी, यानी उन्होंने एक ही करेंसी शुरू किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव थी। अब वहाँ पर जो है रशियन में जो है एक ही करेंसी चल सकती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण था कदम, जो है यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन का जो था। कहते हैं 1923 में एक नया संविधान तैयार किया गया। तो देखा जाए तो इनको मुक्तिदाता के रूप में देखा जा सकता है रशियन रेवोल्यूशन के अंतर्गत, कि उन्होंने जो है अपना सत्ता आने पर उन्होंने हर चीज़ जो है गरीबों के फेवर में कर दिया, हर चीज़ों का जो है उन्होंने सुधार करने की कोशिश किया। देखिए दोस्तों, हमने जो है रशियन क्रांति के शुरू से लेके हमने अंत तक जो है उसके सुधार तक के जो है चर्चा हमने इसमें क्वेश्चन में किया है। तो इसका मतलब आपको जहाँ से ये जो टॉपिक शुरू होता था और जहाँ ख़त्म होता था, हर एक बात को जो है हमने विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया। और ये कई मानने में आपके सभी कहते हैं पूरे चैप्टर का निचोड़ था। पूरे चैप्टर में इससे अधिक क्वेश्चन हो नहीं सकता। ठीक है, तिरपान सेंटर हमेशा यही चाहता है कि हर एक बच्चे जो है अच्छे अंक प्राप्त करे, इसलिए जो है वो क्वेश्चनों को ढूंढता है जो आपके लिए ज़रूरी है, जो पूरे चैप्टर को ही आपको समझा दे। कहते हैं ये वीडियो अगर आप देख लेते हो, अच्छे से पूरा देख लेते हो, तो संभवतः है कि आप जो होगे पूरे क्वेश्चन को जो है अच्छे से समझ जाओगे, साथ में आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आगे ज्योग्राफी का चैप्टर आए तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक शेयर करना है। अगर ऐसा नहीं लगेगा तो शायद मैं आपको ज्योग्राफी का चैप्टर नहीं डालूं। ठीक है, अगर आप अच्छे से करते हो, आप जो है मेरी बातों को जो है मानते हो, फॉलो करते हो, तो 100% जो है इक्का दुक्का दिन में जो है आपको ज्योग्राफी के चैप्टर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय में और भी चैप्टरों का जो है यहाँ पर वीडियो देखने को आपको मिलेगा, जो एग्जाम व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।